मैं बेनी किना आपका जीवन मित्र एक बार फिर आपके अपने प्रोग्राम लाइफ मंत्रा को लेकर आया हूं, आपके अपने चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर। हम पिछले सीरीज़ में आपसे बात कर रहे थे और हमने जैसे एक नया शुरुआत किया है आपके फैमिली, आपके परिवार के बारे में बात करने के लिए। फैमिली जो आपके समाज की एक छोटी इकाई है, न्यूनतम इकाई है, और जितना इकाई मजबूत होती है उतना ही आपका पूर्ण रूप से ढांचा जो है या आपका पूरा सिस्टम वो मजबूत होता है। तो अच्छे समाज के लिए, एक अच्छे परिवार का, एक स्वस्थ समाज के लिए एक स्वस्थ परिवार का होना, एक स्वस्थ ऐसे परिवार इकाई का स्वस्थ होना बहुत बहुत आवश्यक है। तो इसी श्रृंखला में हम आपसे आगे बात करते हैं कि कैसे अपने परिवार को और आप एक सुंदर व्यवस्था के रूप में, एक सुंदर अवस्था में स्थापित कर सकते हैं। तो उसमें मेरा आपको आज का सजेशन पहला ये है कि अपने परिवार में देखिए, एक चीज़ को मानिएगा कि चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो संस्था हो, उसके अपने गुण होते हैं। बिना गुणों के कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो गुण कितना प्रदर्शित हो पाते हैं या वो गुण कितना सामने आ पाते हैं। तो अपने परिवार के, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि हर सदस्य अलग है, हर इकाई अपने आप में एक अलग रूप से अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके सदस्य, हर परिवार के सदस्य के अंदर कुछ न कुछ गुण हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसके साथ वो पैदा हुए हैं, या फिर वो सामाजिक या आपके जो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा उन चीज़ को और अधिक अपने अंदर संग्रहित करते हैं। तो ये मालूम करें कि आपके हर परिवार में कुछ न कुछ क्वालिटीज़ है। जैसे उसमें पहला ये हो सकता है कि आपके परिवार का एक पूरा नेचर कैसा है, आपके परिवार के सदस्यों का नेचर कैसा है। क्या वो आपके परिवार के सदस्य सर्विंग नेचर वाले हैं, क्या उनमें सेवा भाव है क्या नहीं। जैसे कि आपके कुछ सदस्य ऐसे हो सकते हैं जिसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी को परिवार में आती है, इवन तक नेबर में आती है या कहीं और दूर के रिश्तेदारों में भी आते हैं, वो हमेशा सेवा के लिए तैयार रहते हैं। वहीं कुछ लोगों में ये हो सकता है ये गुण उतना प्रगाढ़ ना हो जितना कि किसी एक सदस्य के अंदर है। तो अपने परिवार का एक नेचर, आपके परिवार का एक बेसिक गुण आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि आपका परिवार एक सर्विंग नेचर का परिवार है कि नहीं। मुसीबत में सब लोग साथ खड़े होकर एक दूसरे की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं या नहीं रहते हैं। मान ली कोई बीमार होता है परिवार का सदस्य, तो बाकी सदस्यों में एक तरीके की एक सामंजस्य पैदा हो जाता है, एक यूनिटी आ जाती है, एक दूसरे के अंदर एक नेचर आ जाता है कि आज मैं सेवा करूंगा या आज मैं सेवा करूंगा या आज मैं ये चीज़ करूंगा, मैं ये सपोर्ट करूंगा, मैं ये सपोर्ट करूंगा। तो आपके परिवार के अंदर एक सर्विंग नेचर है क्या नहीं, ये आपको जानना बहुत बहुत आवश्यक है। दूसरा होता है कि आपके परिवार के अंदर एकता है क्या नहीं, यूनिटी है या ऑल टुगेदरनेस है क्या नहीं। आपके जैसे ही आपके परिवार में अगर टुगेदरनेस है कि एक प्रॉब्लम में सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक चीज़ को पूरा करने के लिए सबका सहयोग मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति मिलकर एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो पूर्ण हो जाते हैं। किसी में ए क्वालिटी है, किसी में बी क्वालिटी है, किसी में सी क्वालिटी है, किसी में डी क्वालिटी है। अगर ये चारों सदस्य इकट्ठे हो जाते हैं तो क्वालिटी मिलके ए बी सी डी बन जाता है, और वो किसी समस्या को निदान करने में या किसी भी व्यवस्था या अवस्था या समय या स्थान को फेस करने के लिए आप एक ना होकर, दो ना होकर, तीन ना होकर, चारों की शक्ति, और यहाँ पर 1+1+4 नहीं होता, यहाँ पर मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। तो हो सकता है कि चारों साथ मिलने पर सिर्फ 1+1 4 ना हो के 16 हो जाए या 8 हो जाए। तो आपकी यूनिटी जो है, आपकी एक रूपता जो है, वो किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने में बहुत बहुत मदद करती है। तो केयरिंग को पहचानने का शुरू करें अपने परिवार में। दूसरा, आपका परिवार में कितनी यूनिटी है और कितना टुगेदरनेस है। तीसरा है कि कितनी काइंडनेस है, करुणा है। काइंडनेस, करुणा एक मानव का मुख्य रूप से गहना है, श्रृंगार है, या यूँ कहिए गुण है, जो कि बाकी चीज़ों से, बाकी जीवित वस्तुओं से आपको थोड़ा सा अलग करता है। तो काइंडनेस जो है आपके परिवार में, काइंडनेस आपको कोई चीज़ आपकी क्षमता से अधिक करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। काइंडनेस में आप अपनी क्षमताओं को अधिक बढ़ाते हैं। काइंडनेस में आपका कंसर्न शो होता है, काइंडनेस में आपकी टुगेदरनेस शो होती है, काइंडनेस में आपकी सर्विंग नेचर शो होता है। काइंडनेस आपको साथ जोड़ने के लिए एक बाइंडिंग फोर्स का काम करता है कि आप एक दूसरे के प्रति कितना काइंडनेस रखते हैं। किसी एक को प्रॉब्लम है तो आप कितना सपोर्टिंग हैंड काइंडनेस में सामने लेके आते हैं। तो परिवार में काइंडनेस एक तीसरा गुण आपको जरूर आइडेंटिफाई करना चाहिए, टुगेदरनेस के अलावा और बीइंग सर्विंग नेचर के अलावा। चौथा गुण आपको एक देखना चाहिए, वो गुण है दोस्तों लविंग। क्या आपस में प्रेम है क्या नहीं। अगर आप में सारे गुण हैं लेकिन प्रेम ही नहीं है, मशीन की तरह आप ये सब चीज़ों कर रहे हैं,
देन डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं कोई मिसिंग लिंक है, क्योंकि मशीनी रूप में काइंडनेस दिखाया हुआ, मशीन के रूप में सेवा। देखिए, सेवा के लिए आप किसी को किराए पे ला सकते हैं, जो नर्स वगैरह मिलते हैं, पुरुष हैं या स्त्री हैं, वो आप बाहर से लेके आते हैं। वहीं घर का कोई सदस्य सेवा करता है, दोनों में बहुत फ़र्क है। बाहर के 4 लोग आप किराए पर ला के कोई काम करवाने के लिए उनको ख़रीद के लेके आते हैं, वहीं घर के 4 सदस्य मिलके वो काम को करते हैं, दोनों में फ़र्क है। ड्यूटी के रूप में कोई आपकी सेवा करता है, वहाँ काइंडनेस नहीं है, तो ये डेफिनेटली अपने आप में बड़ा थोथला हो जाएगा, तो बड़ा शैलो हो जाएगा, बड़ा खाली हो जाएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट सा हो जाएगा। सो डेफिनेटली मेरा सबमिशन आपको ये है कि परिवार में जो लविंग एलिमेंट है, वो लविंग एलिमेंट आपको साथ जोड़ के रखने में, वो लविंग एलिमेंट ही है जो इन चारों पॉइंट्स के बीच में एक धागे के रूप में काम करता है। तो परिवार का आपस में प्रेम है क्या नहीं? अगर प्रेम है, थोड़ी बहुत लड़ाई भी होती है, थोड़ी बहुत भी आपस में तृष्णा होती है, थोड़ी बहुत कहीं तीखापन भी होता है, लेकिन वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मूलभूत में आपके आधार में प्रेम स्थापित है, और प्रेम आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकले मदद करता है। प्रेम अगर है तो काइंडनेस की फीलिंग अलग ही होगी, प्रेम अगर है तो सेवा की फीलिंग अलग ही होगी। अगर प्रेम है तो ओवरऑल आपका एक व्यवहार है, उसके पीछे की जो भावनात्मक लगाव है, उसका एक अलग वजन ही सामने निकल के आता है। इसके अलावा आपको ये देखना है कि ओबीडियंट फैमिली है क्या नहीं। फॉर एग्जांपल, घर में छोटे हैं और बड़े उनसे कोई बात कहते हैं, तो कई बार हर चीज़ को उस समय समझाना आवश्यक नहीं होता, या कई बार संभव भी नहीं हो पाता है। कई बार बच्चों में ये चीज़ होती है कि क्यों, वाई नॉट। सो उसमें कई बार उस क्यों के ऑन द स्पॉट जवाब नहीं होते हैं, लेकिन समय के साथ या कई बार बाद में उन जवाब दिए जाते हैं। इसलिए परिवार में एक ओबीडियंट फीलिंग जो है, कि आज्ञा का मानना, एक जो व्यवहार है, परिवार को जोड़े रखने में बहुत बहुत मदद करता है। कुछ समय के बाद ये चीज़ें आपस में जुड़नी शुरू हो जाती है। यहाँ पे छोटे बड़े का संदर्भ नहीं रह जाता है, लेकिन शुरुआत जनरली अपेक्षा यही होती है कि बड़ों का कहना जो है वो छोटे ओबीडियंटली माने या उनका कहना माने। उसके बाद कुछ समय पश्चात जो समकक्ष परिवार में भी लोग जो हैं, वो भी आपस में एक दूसरे के लिए ओबीडियंट होना शुरू हो जाते हैं। परिवार का आपस में ट्रस्ट है क्या नहीं, विश्वास है क्या नहीं। बेटे ने अगर पिता से कुछ काम कहा, ऑफिस में होना था, या फिर पिता ने बेटे से कहा कि आज बिजली का बिल जमा होना था, तो पिता निश्चिंत है क्योंकि मैंने अपने बेटे से कह दिया ये जमा होना है। विश्वास ये दोनों तरफ से काम करता है। कार्य जिसने पूरा करना है उसका डिलीवरेंस है क्या नहीं, या जिसने जिस कार्य की उम्मीद की थी वो उसके लिए लागू होता है कि नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, घर में कोई सदस्य से अधिक पढ़ा लिखा नहीं है और उसको कंप्यूटर नहीं आता है, और आप उस पे ये कार्य छोड़ दें कि आपको आज ऑनलाइन ये काम करना है और मुझे तुझ पे विश्वास है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो जिस पे आप कार्य सौंप रहे हैं, जिस पे आप वो भरोसा कर रहे हैं, वो उस लायक अगर है, तो डेफिनेटली परिवार में ऐसा माहौल होना चाहिए कि आप एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे पे विश्वास कर सकते हैं कि मैंने इसे या इसने मुझसे ये जवाब दिया है तो ये सच ही होगा, झूठ की गुंजाइश नहीं है। इतना भरोसे का एनवायरनमेंट रखें। देखिए, झूठ का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ भय का माहौल होता है। जहाँ भय नहीं होता है वहाँ झूठ नहीं होता है। आप कभी भी झूठ बोलने की, जहाँ भी झूठ बोला गया हो, थोड़ी गहराई में जाने की कोशिश करें। भय पीछे कहीं ना कहीं एक भय का माहौल ज़रूर रहा होगा। उस व्यक्ति से भय होगा, उस स्थान से भय होगा, उस परिस्थिति से भय होगा, या उस वस्तु से भय होगा। भय होगा तो झूठ थोड़ा बहुत आपको सहारा देने के लिए आपको वो आ जाता है आपके पास। लेकिन जहाँ विश्वास है, जहाँ प्रेम है, वहाँ जनरली सच ही सामने आता है, झूठ की गुंजाइश नहीं होती है। तो इतना यकीन रखें कि आपका परिवार का सदस्य कोई आपसे बात कह रहा है और आपके घर में अगर प्रेम का माहौल है तो सच ही कहा होगा, सच के अलावा उन्होंने और कुछ नहीं कहा होगा। इसी संदर्भ में और कुछ बातें करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक परिवार को जानने के लिए, एक परिवार में सामंजस्य के लिए चीज़ और भी आवश्यक है, वो है कंप्रोमाइज़, या इसको पॉजिटिव, जनरली कंप्रोमाइज़ को हम नेगेटिव एस्पेक्ट में ले लेते हैं कि आपकी अनिच्छा, आपकी इच्छा के विरुद्ध आपने कोई चीज़ को काम किया है तो कंप्रोमाइज़ कहते हैं। मैं इसको एडजस्टमेंट शब्द का इस्तेमाल करना चाहूँगा। कंप्रोमाइज़ शब्द जनरली हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ कहूँगा एडजस्टमेंट। क्या परिवार का एक सदस्य दूसरे परिवार के सदस्य के लिए एडजस्टमेंट करना सीख गया है कि नहीं किया है? एडजस्टमेंट इस पॉजिटिव है कि मुझे भी चीज़ चाहिए थी, तुझे भी ये चीज़ चाहिए थी, लेकिन तेरी ज़रूरत मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत से अधिक है, तो तुम इस चीज़ का इस्तेमाल पहले कर लो, मैं बाद में इस्तेमाल कर लूँगा। ये कहीं ना कहीं इस एडजस्टमेंट में कहीं ना कहीं एक प्रेम, एक कंसर्न का भाव पीछे रहता है। तो परिवार के सदस्य क्या आपस में एक दूसरे के एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं?
करते हैं या नहीं। कई बार उल्टा भी होता है कि आप एडजस्टमेंट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि आप में प्रेम का भाव नहीं है, क्योंकि आप में ऐसा माहौल ही क्रिएट नहीं है, तो आप कई बार जानबूझकर भी आपने वो चीज़ को नहीं छोड़ा जो परिवार के किसी और सदस्य को अधिक आवश्यकता थी उस समय आपसे। लेकिन वहीं दूसरे कुछ ऐसे परिवार भी होते हैं जहां अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और परिवार के दूसरे सदस्य को उस स्थान, उस परिस्थिति या उस वस्तु का इस्तेमाल करने की परमिशन देते हैं जहां उसका कार्य आपको ये महसूस होता है कि मुझसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो परिवार में कंप्रोमाइज़ या यूँ कहिए एडजस्टमेंट का माहौल है क्या नहीं? बिना एडजस्टमेंट देखिए कभी भी कोई चीज़ पूर्ण नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं व्यक्ति के हिसाब से या चीज़ों के हिसाब से आपकी चीज़ें जो हैं थोड़ी बहुत अधूरी रह सकती हैं, लेकिन मेरा सबमिशन ये है परिवार में कंप्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट की आदत को बिल्कुल आप डेफिनेटली बढ़ावा दें। आपके परिवार में आत्मविश्वास को बढ़ाएं। ऐसी छोटी छोटी घटनाओं का इंतज़ार करें जहां पर आप उसका प्रोत्साहन करते हैं या आप प्रोत्साहित करते हैं। प्रोत्साहन भी हो और प्रोत्साहित करना भी हो कि जहां कार्य करने के बाद प्रोत्साहन मिले और कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते रहें अपने सदस्यों को, ताकि आप कर सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं, कर सकते हो। आपका परिवार आपकी ताकत है या नहीं। जैसे ही परिवार के सदस्य को ये मालूम चलता है कि मेरा परिवार मेरी ताकत है, उसमें विश्वास आ जाता है और वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। परिवार के अंदर इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा दें। घर में बेटा या बेटी या वाइफ कोई खाना बना रहे हैं तो आज वो खाने में कुछ क्रिएटिव, कुछ खाने में आज वो इनोवेशन करें, इसका उनमें साहस रहे। ये ना हो कि पिछली बार उन्होंने कुछ कोशिश की थी खाना की स्पेशल डिश बनाने की, वो थोड़ी कामयाब इतनी नहीं हो पाई जितना आपको उम्मीद थी और इतना क्रिटिसाइज़ हो गया, इतना उस पे व्यंग हो गया या डांट पड़ गई कि अगली बार वो किसी भी चीज़ में इनोवेट करने से कतराने लगे हैं। तो परिवार में इनोवेशन पे ध्यान दें, परिवार में क्रिएटिविटी पे ध्यान दें और ये देखें कि वो क्रिएटिविटी, क्योंकि जैसे ही आप परिवार में क्रिएटिविटी पे ध्यान देते हैं, आप परिवार में इनोवेशन पे ध्यान देते हैं, ये बेसिक चीज़ें व्यक्ति के जीवन को खुलने खिलने में, समाज में बाकी बड़ी चीज़ों करने में मदद करती हैं। इसको आप ऐसे लेके चलें कि शुरुआत घर से ही होती है। अगर इनोवेशंस घर में करना बच्चा शुरू करता है तो उसको आगे बड़ा साइंटिस्ट बनने में या बड़ा शोधकर्ता करने में या बड़ा इनोवेटर बनने में मदद मिलती है। घर में अगर वो माहौल नहीं है, घर के बाहर वो कभी इतना खुल खिल नहीं पाता है। इस बारे में और अधिक बातें करने के लिए जितना आपने जाना है, इस श्रृंखला को आगे लेके चलते हैं। मिलते हैं दोबारा एक छोटे से ब्रेक के बाद।